जो आपने थंबनेल और अभी ये वीडियो देखा है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 16 जुलाई 2022। तो गाइज आज है तारीख 16 जुलाई 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, कंप्लीट न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मारमोलाडा ग्लेशियर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है, जो ये टर्म है WannaCry, पेटिया और इटर्नल ब्लू, ये 3 प्रकार की अलग अलग टर्म दी गई हैं। ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती हैं। बताना यह है कि जो टर्म्स हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं। ऑप्शन ए बोलता है एक्सोप्लैनेट, ऑप्शन बी क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन सी साइबर अटैक्स या फिर ऑप्शन डी मिनी सैटेलाइट। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले चलते हैं अपने उस थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। देखो यार, आज मैं आपके सामने अगर गूगल पर जाऊं और सर्च बॉक्स में टाइप करूं पिटबुल अटैक, तो आप लोग देखोगे ये अपने आप मेंशन करता है पिटबुल अटैक इन लखनऊ। तो लखनऊ के अंदर यह अटैक किया गया है पिटबुल के थ्रू, जो कि एक डॉग की ब्रीड है और ये जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा के अंदर आ चुका है। अगर आप लोग इसको सर्च करोगे तो आप लोग खुद देख सकते हो कितने सारे आर्टिकल्स लगातार यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं। क्विंट का आर्टिकल है, देन उसके बाद यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस हो गया। ये मैं जितना ऊपर स्क्रॉल डाउन करता रहूँगा आप लोग देखते रहोगे कि हिंदी, इंग्लिश, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो लगातार पब्लिश हुए हुए हैं। यानी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इस पर्टिकुलर न्यूज़ की। तो है क्या, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आप लोगों को थंबनेल में लड़का इधर दिख रहा है और लड़के के पास में जो डॉग ही दिख रहा है, यही है यहाँ पर पिटबुल डॉग जो कि इस लड़के ने पाला था। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक छोटी सी इमेज यहाँ पे लगी हुई है। ये जो विमेन, ये जो महिला देखने को मिल रही है, बुज़ुर्ग औरत हैं, ये यहाँ पर इसी लड़के की माँ है और इन महिला की जो उम्र है वो लगभग 82 ईयर्स के आसपास थी। तो होता क्या है यहाँ पर कि इनका बेटा जिम ट्रेनर है, वो जिम के लिए चले जाता है, घर में यहाँ पर इनकी माँ और वो जो डॉग है वो रह जाता है। अब होता क्या है, घर के अंदर जो डॉग है वो जो बूढ़ी औरत है उनके ऊपर अटैक करता है और उनको बुरी तरह से नोचता है। तो ये चीज़ें काफ़ी देर तक चलती हैं। इनफैक्ट मोहल्लों वालों को पता चलता है, मोहल्ले वाले यहाँ पे रोक नहीं पाते हैं। इनफैक्ट आपने काफ़ी सारे इंटरव्यू देखे होंगे जहाँ पे मोहल्ले वाले खुद मेंशन ये करते हैं कि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे और कोई रिस्क ले भी नहीं सकता है कि जिस प्रकार से वो अटैक कर रहा था। तो काफ़ी देर तक वो चलता रहा और उसी के दौरान देखने को ये मिला कि उनकी माँ का जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा निकला, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो इनफैक्ट यहाँ पर बिल्कुल डेथ हो गई है, ये चीज़ें देखने को मिली हैं। जिसके बाद ये आर्टिकल लगातार पब्लिश होता हुआ चला गया। फिर उसके बाद में आपने जो वो वीडियो देखा था स्टार्टिंग में, वो वीडियो है कि नगर निगम वाले वो उस डॉगी को लेके चले गए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह की जाएगी उसके मेंटल हेल्थ की, देन उसके बाद में यहाँ पर कुछ आगे का स्टेप उठाया जाएगा। तो वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली हैं। बट अब आपने देखा कि कितना ज़्यादा बड़ा इशू ये बन चुका है।
और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहले ना हो, पहले भी ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिले हैं। पिटबुल जो ब्रीड है, साथ में रॉटविलर जो ब्रीड है, ये जो अलग अलग ब्रीड्स हैं ये थोड़ी सी डेंजरस ब्रीड्स आपको देखने को मिलेंगी। बट यहाँ पे देखो दो पहलू दिखाए जा रहे हैं। एक चीज़ तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये डॉग्स हैं बेसिकली ये काफ़ी डेंजरस होते हैं। बहुत लोगों का कहना यह है कि जो ये मतलब कुछ प्रकार की जो ये ब्रीड्स है जो कि बहुत डेंजरस है, जो लोगों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, इनको इंडिया के अंदर बैन कर देनी चाहिए, जैसे कि बाकी कुछ कंट्रीज़ ने बैन कर रखा है। अगर मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाऊं तो एक छोटा सा आर्टिकल आप देखोगे, काफ़ी पुराना है बट यहाँ पे आज के टाइम पर इसमें एक अपडेट भी हो चुका होगा। लगभग 41 कंट्रीज़ ने पिटबुल डॉग्स को बैन कर रखा है। तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पिटबुल, रॉटविलर इस प्रकार के डॉग्स को बैन कर रखा है क्योंकि काफ़ी डेंजरस ये साबित होते हुए नज़र आए हैं। इनफैक्ट इस प्रकार के केसेस की, हाँ डॉगी ने घर में किसी को काट लिया है, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है, तो ऐसे केसेस बहुत सारे इंडिया के अंदर भी देखने को मिले हैं। तो ये तो हो गया पहला पहलू, ठीक है, पहला पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि हाँ इन प्रकार के डॉग्स को बैन कर देना चाहिए। लेकिन आप लोग दूसरी चीज़ को भी एक बार देख सकते हो, क्योंकि लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये डॉग खतरनाक था, ठीक है ना, ऐसे डॉग को पालना नहीं चाहिए था। लोगों का कहना यहाँ पर एग्जैक्टली यही है। आप ये यहाँ पे काफ़ी हद तक यही सोच रहे होंगे कि हाँ यार ये डॉग खतरनाक है, इसको पालना नहीं चाहिए। बट देखो चीज़ ये डिपेंड करती है कि खुद यहाँ पे डॉक्टर्स का कहना भी है, जो एनिमल डॉक्टर हैं उनका कहना है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं किस चीज़ के ऊपर में, कि डॉग क्या चीज़ सीख रहा है, ठीक है ना, उसको किस प्रकार से ट्रीटमेंट मिल रहा है। जिस प्रकार से उसको ट्रीटमेंट मिलेगा वो उस प्रकार से अपने बिहेवियर में आता रहेगा। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा भी यहाँ पे डॉक्टर्स का कहना है। साथ ही साथ में देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बात ऐसी नहीं है कि हाँ डॉग डेंजरस है, ये चीज़ बिल्कुल मैटर करती है कि आपने डॉग को कैसे ट्रेन किया है। क्योंकि काफ़ी सारे जो इंटरव्यूज़ देखने को मिले उसमें यहाँ पे ये भी मेंशन किया जाता है कि ये जो डॉग है इसको बांध के रखा गया था, ये लंबे समय तक खुला नहीं था। तो यहाँ पे ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि इनके पड़ोसी जो देश हैं, पड़ोसी जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे एक वीडियो के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने बोला कि ये जो डॉग है बंदा रहता था, इसको कोई बाहर लेकर नहीं जाता था। तो अगर ऐसा है तो अगेन यहाँ पे इसकी वजह से भी जो डॉग है वो यहाँ पे एक एग्रेसिव नेचर के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा। उसका जो नेचर है वो काफ़ी हद तक एग्रेसिव होता हुआ नज़र आएगा और वो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें करेगा ही। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डॉक्टर्स का कहना भी यह है कि देखो ये जो चीज़ है वो आप कह सकते हो मैटर करती है ट्रीटमेंट के ऊपर, कि उसको किस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है। और एट द सेम टाइम यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है, ये जो बड़ी बड़ी ब्रीड्स हैं, ये ब्रीड्स अपने आप में हाई एनर्जेटिक होती हैं, इनके अंदर एनर्जी और स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। टाइम टाइम पर इनको बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग चाहिए होती है, नहीं तो फिर वो अग्रेसिवनेस बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर। लेकिन अब आपकी क्या सोचना है, आप यहाँ पे क्या सोचते हो इस चीज़ को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो कि हाँ ब्रीड्स को बैन करना चाहिए या फिर दूसरा क्या रास्ता हो सकता है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मेंशन कर सकते हो। और देखो यार एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आजकल होता क्या है ना, लोगों को डॉग्स के बारे में इतना पता नहीं है ना, फिर ये जो कहीं से भी रैंडमली कहीं से भी डॉग को पिक कर लेना, ये चीज़ अगेन एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि कहीं से भी डॉग को लेना, क्योंकि बताया ही जा रहा है कि जो डॉग है ये भी अडॉप्टेड था जिसने यहाँ पे अटैक किया है। तो डॉग को कहीं से भी ले लेना ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके पास में एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए उसके नेचर का, उसकी ब्रीड का, है ना। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर पेट पाल रहे हो या पालने वाले हो तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही थी उस आर्टिकल को लेकर, तो मैंने सोचा आपके साथ में डिस्कस किया जाए। अगले आर्टिकल को अगर हम लोग देखते हैं तो अगेन श्रीलंका को लेकर एक छोटा सा अपडेट और आ चुका है। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि जो गोतबाया राजपक्सा हैं, जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो श्रीलंका को छोड़कर भागे, मालदीव्स गए, फिर सिंगापुर गए, और सिंगापुर से क्या किया इन्होंने, ईमेल में यहाँ पर लेटर को भेजा, अपना रेजिग्नेशन लेटर कि हाँ मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। और अब यहाँ पे गोतबाया साहब ने क्विट कर दिया है, ये रिज़ाइन कर चुके हैं, वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो चुका है। तो करेंट टाइम पे श्रीलंका के अंदर कोई प्रेसिडेंट नहीं है क्या? तो देखो अभी के टाइम पर एक एक्टिंग प्रेसिडेंट आ चुके हैं जिनका नाम आपको रानिल देखने को मिलेगा। तो रानिल अभी एक एक्टिंग प्रेसिडेंट है, लेकिन लोग बहुत खुश हैं कि हाँ जो पहले वाले प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्विट कर दिया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर देखोगे, नीचे बताया जा रहा है जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स है वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि हाँ गोतबाया राजपक्सा ने रेजिग्नेशन दे दिया है।
क्योंकि ये जो पूरी फैमिली है वो पूरी फैमिली मिलकर यहाँ पे आप कह सकते हो कि श्रीलंका की जो सरकार है वो चला रही थी। अब इसी वजह से लोग भी काफ़ी नाराज़ हुए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फैमिली चला रही है तो करप्शन बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस जो देखने को मिला है, उसके पीछे भी यहाँ पे सरकार जो है वो काफ़ी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल साबित होती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन की गई है, बाकी आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आने वाले टाइम पर जल्द से जल्द यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं श्रीलंका के अंदर, और जल्दी इलेक्शन होकर एक फाइनल प्रेसिडेंट भी चूज़ कर लिया जाएगा। अभी जो प्रेसिडेंट है बेसिकली एक एक्टिंग प्रेसिडेंट है, क्योंकि कोई प्रेसिडेंट था नहीं। ठीक है ना। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। नाउ आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर 2 एजुकेशन वाले पॉइंट से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे चर्चा की जा रही है एक रैंकिंग के बारे में। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में पढ़ाया था, यानी कि दुनिया भर के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग तैयार की जाती है कि हाँ कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है, कहाँ पर सबसे अच्छा वर्क किया जा रहा है। तो उसके लिए पूरा का पूरा एक इंडेक्स तैयार किया जाता था। वैसे ही ये तो हो गया वर्ल्ड वाला, यानी वर्ल्ड के लेवल पर एक इंडेक्स को तैयार किया जाता था, रैंकिंग को तैयार किया जाता था। लेकिन ऐसे ही एक रैंकिंग इंडिया के लेवल पर भी तैयार की जाती है, जिसको हम लोग NIRF के नाम से जानते हैं। अब NIRF क्या है? तो यह है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो साल 2021 का जो ये NIRF रैंकिंग है ना, ये पिछले साल ठंडियों के टाइम पे नवंबर दिसंबर के आसपास आया था। अब जो ये रैंकिंग आ गई है साल 2022 की आ चुकी है। तो साल 2022 की रैंकिंग हमारे सामने आ चुकी है। तो इस रैंकिंग के अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर अगेन जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनकी रैंकिंग को तय किया गया है। जिसने बेटर परफॉर्म किया है ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है वो इस रैंकिंग के अंदर नीचे है। तो एक टॉप परफॉर्मर कौन रहा साल 2022 की रैंकिंग के अंदर? तो वो है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने पिछले साल भी टॉप किया था, मुझे ध्यान है, और इस बार साल 2022 के अंदर भी यहाँ पर NIRF के अंदर IIT मद्रास ने टॉप किया है। तो जब आप लोग इंस्टीट्यूशंस को देखोगे तो ये कुछ इनके स्कोर्स दिखाए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे IIT मद्रास टॉप पर है, सेकंड नंबर पर IISc बेंगलुरु है, थर्ड नंबर पर अगेन फिर उसका सारे IITs आपको देखने को मिल जाएंगे, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं इंस्टीट्यूशंस। तो ये तो आप लोगों ने देखा इस रैंकिंग को तैयार किया गया है। फिर उसके बाद में इस रैंकिंग के अंदर इंस्टीट्यूशंस के अलावा यूनिवर्सिटीज़ भी लाई जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अलावा आप कह सकते हो जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उनकी रैंकिंग भी तैयार की जाती है, क्योंकि अब जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो अलग अलग हैं। ये देख पाओगे हमारे ये इंस्टीट्यूशंस अलग हो गए, यूनिवर्सिटीज़ अलग हो गई, फिर उसके बाद में मेडिकल इंस्टीट्यूशंस अलग हो गए। तो सबकी रैंकिंग अलग अलग लेकर आई जाती है कि मेडिकल सेक्टर के अंदर कौन से मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने टॉप किया है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। जब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की तो आप लोग देखोगे IISc ने टॉप किया, फिर JNU है, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया है। तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है ना। अब किस किस ने टॉप किया, हर एक चीज़ के अंदर ये सारी रैंकिंग को ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है। ध्यान यहाँ पे रखना ये ज़रूरी है कि जो ये NIRF है, NIRF है क्या, कैसे वर्क करता है, कैसे रैंकिंग को तैयार किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। साल 2021 के अंदर भी यहाँ पे आप कह सकते हो NIRF रैंकिंग आई थी, यानी कि पिछले साल भी ये आया था, और इस साल ये साल 2022 के अंदर आया है। पिछले साल जो आया था ये 6ठा एडिशन था, ध्यान रखना, और इस साल जो आया है ये NIRF का 7वां एडिशन है, यानी 7 बार ऑलरेडी ये रैंकिंग आ चुकी हैं। अब सबसे पहली बात, इसको लॉन्च कब किया गया था? ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है इसको अप्रूव किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू सितंबर 2015 में। तब से लगातार यहाँ पे रैंकिंग्स दी जा रही हैं, और ये हमारी सरकार का पहला एक ऐसा एफर्ट लगाया गया है कि हम अपने कंट्री के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग को तैयार कर सकें। और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है। 5 चीज़ें देखी जाती हैं, यानी इन 5 चीज़ों के बेसिस पर इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ आप देख पाओगे टीचिंग लर्निंग रिसोर्स कैसा है, रिसर्च कैसा है, ग्रेजुएशन आउटकम क्या है, और आउटरीच क्या है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इन चीज़ों के बेसिस पर ही यहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को सेट किया जाता है। अब आप कह सकते हो कि इन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के अंदर 11 कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, यानी कि 11 कैटेगरीज कैसी कैसी? जैसे यूनिवर्सिटीज़ अलग होती हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस अलग हो गए, कॉलेज अलग हो गए, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ अलग हो गई, मैनेजमेंट की अलग हो गई, फार्मेसी अलग, लॉ की अलग, आर्किटेक्चर की अलग, डेंटल रिसर्च अलग हो गए।
तो इनकी सबकी अलग अलग कैटेगरी है, तो इनकी अलग अलग कैटेगरी के अंदर इनको रैंकिंग दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रीज़न क्या है इसको लॉन्च करने का? रीज़न ये है कि दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी खुद की रैंकिंग लेकर आते हैं। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड की भी एक रैंकिंग आती है, जो सब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो गई। उसके बाद में ऐसी और भी बहुत सारी रैंकिंग्स आती हैं जो कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ को एक रैंकिंग देती हैं। बट इंडिया अपनी खुद की यहाँ पर ऐसा एक रैंकिंग सिस्टम लेकर आ रहा है, और इंडिया चाहता है कि हम इसके अंदर इसको इतना बढ़ा दें कि इंटरनेशनल लेवल पर जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना चालू करें, जैसे चाइना ने किया था। चाइना ने भी यहाँ पर ऐसे ही कुछ किया था कि पहले अपनी खुद की रैंकिंग बनाई, फिर उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को अपनी रैंकिंग के अंदर ऐड करता है। तो भारत भी यहाँ पर इस रैंकिंग सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहता है, ये हमारी प्लानिंग है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? आई होप आपने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को समझ लिया है। तो टॉप 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं एनआईआरएफ के अंदर, वो टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस आपको ये देखने को मिल जाएंगे। टॉप 1 का नाम ध्यान रखना, 1 2 3 का ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले टाइम पर डेफिनेटली इस चीज़ को लिख कर ले लो। एडिटोरियल जो है वो पब्लिश होने वाले हैं, और मतलब एक आध ऑथर तो पक्का यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर एक आध एडिटोरियल लिखने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फिर बताया गया मेडिकल कॉलेजेस के अंदर यहाँ पे कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं जिन्होंने टॉप किया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एम्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस हो गए। मेडिकल कॉलेजेस के बाद में आप कह सकते हो बाकी सारे मैनेजमेंट के कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियरिंग के, फार्मेसी के, लॉ के, डेंटल के, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर यहाँ पे ये रैंकिंग्स को लेकर आया जाता है। जैसे कि ये तो मेडिकल की बात हो गई, मेडिकल के अंदर एम्स ने टॉप किया। बाकी आप देख पाओगे मैनेजमेंट के अंदर जो IIM अहमदाबाद है उसने टॉप किया है। उसके बाद में आपने इंस्टीट्यूशन के, यूनिवर्सिटीज़ के मामले में देख लिया है, IISc ने टॉप किया है। इंस्टीट्यूशंस के मामले में देखा IIT मद्रास ने टॉप किया है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके अंदर रैंकिंग को रेडी किया गया है। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इस आर्टिकल को समझ लिया है। अब करना क्या है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको दबा देना। एक जो टारगेट है अपना 5K प्लस लाइक्स का, आई होप आप लोग यहाँ पर उसको अचीव कर पाओगे। साथ ही साथ में आप लोग जाकर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर कर आप लोग अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। ना देखो, सेम फ्रंट पेज पर ही एक छोटा सा पिक्चर दिया गया है। अब इस पिक्चर में ये दिखा रहे हैं कि ये बेसिकली जो एरिया है वो भद्राचलम का एरिया है जो कि तेलंगाना के अंदर एक टाउन देखने को मिलता है। तो एक पुल है, ये बेसिकली डूब चुका है। क्यों? क्योंकि गोदावरी नदी के अंदर एक बाढ़ आई हुई है, और ये जो बाढ़ है ये लगातार आप कह सकते हो आज ये 5वां दिन है कि लगातार कवर की जा रही है। इनफैक्ट कल जो शाम का वीडियो, यानी कि जो आपका शाम का वीडियो आता है डेली बेसिस पर, उसमें डेली बेसिस पर हम लोग MCQs को सॉल्व करते हैं। तो कल वाले वीडियो के अंदर मैंने आपका एक MCQ तैयार करवा दिया है गोदावरी रिवर को लेकर। बट गोदावरी रिवर लगातार चर्चा में 5 दिन हो चुके हैं, तो आपको मैं कुछ डेटा फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। अब देखो यार, 4-5 दिन चर्चा में रहेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे ये आर्टिकल जो है वो छुप जाएगा, यानी चला जाएगा। गोदावरी रिवर कब चर्चा में आए कुछ नहीं पता, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो अगर लगातार 4-5 दिन आ रहा है तो अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। जब हम लोग बात करते हैं रिवर की, तो बेसिकली GS पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गोदावरी यहाँ पे इसको हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, एक तो ओल्ड गंगा के नाम से और साथ ही साथ दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकल कर आती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो इसका जो ओरिजिनेशन है वो है नासिक के पास से, जो त्र्यंबकेश्वर है वहाँ से ये निकल कर आती है। अब त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और उसके बाद में इस प्रकार से बहते बहते जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, वहाँ पर गिर जाती है। अब इस नदी का जो बेसिन है वो कहाँ तक फैलता है? तो ये नदी आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तक देखने को मिलेगी। फिर कुछ हिस्सा यहाँ पर इसका मध्य प्रदेश, कर्नाटका और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के अंदर भी देखने को मिलता है। बाकी गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, यानी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि UPSC यहीं से क्वेश्चन पूछने वाला है। जब सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसमें है प्रवर, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्रणहिता, इंद्रवती, मानेर और साबरी। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाती हैं। बाकी गोदावरी नदी का कल्चरल सिग्निफिकेंस यानी सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुंभ का मेला गोदावरी नदी के बैंक्स पर लगता है, नासिक के अंदर, आपने सुना भी होगा। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे लगता है? उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी पर, हरिद्वार के अंदर गंगा पर, है ना।
फिर उसके बाद में प्रयागराज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, इलाहाबाद में देखने को मिलता है, जो बेसिकली प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो ये बात हो गई गोदावरी नदी को लेकर। अब देखो यहाँ पे यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था डायरेक्टली ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर, कि साल 2016 के अंदर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ देखने को मिलती हैं। नीचे ऑप्शन में 3 नदियों के नाम दिए गए, दिबांग, कामेंग, लोहित। बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर वैसे कल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, आप लोग बता सकते हो। देखो 3 नदियों के नाम आप लोगों ने देख लिया कि जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं, ये 3 दी गई हैं। अब बताओ इनमें से एग्जैक्टली कौन सी 3 सहायक नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र की देखने को मिलती हैं। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ज़रा वीडियो को पॉज करके नीचे करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था, प्लस हमारा जो करंट अफेयर का वीडियो आता है उसके अंदर भी डिस्कस किया था। चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे नदी का जो फ्लो है वो दिखा देता हूँ। नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और उसके बाद में इस प्रकार से बहते हुए बंगाल की खाड़ी के अंदर ये नदी गिर जाती है। तो मतलब ये बह रही है किधर, ईस्ट साइड में, इस वजह से ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है ना। चलो ये भी ध्यान रखना। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है यहाँ पर, ये वाला, इसको आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। क्या मेंशन किया गया है, दलाई लामा जी के बारे में अभी थोड़े दिनों पहले हमने डिस्कस किया था, जब हमारे पीएम ने दलाई लामा जी के जन्मदिन के ऊपर जो शुभकामनाएं हैं वो दी थी, तब हमने डिस्कशन किया था। ना आज फिर से दलाई लामा जी चर्चा में है तो इनके बारे में थोड़ा जान लेंगे। देखो चीज़ें लगातार अगर रहती हैं तो उसको रिवाइज़ कर लिया करो, जैसे मैंने आपको बताया, फिर कुछ दिन बाद यहाँ पे कवर होना बंद हो जाएंगी। अगर 2-4 दिन आ रही हैं तो लगातार रिविजन हो जाएगा, दिमाग में चीज़ें अच्छे से बैठ जाएंगी। तो अच्छा, यहाँ पे चर्चा क्या हो रही है, चर्चा ये हो रही है कि दलाई लामा जी यहाँ पे एक विज़िट पर जा रहे हैं, कहाँ पे, लद्दाख वाले रीजन पर। तो यानी जो बॉर्डर है इंडिया चाइना का बॉर्डर, उसके विज़िट पर हैं। अब यहाँ पे विज़िट पर जाने से पहले इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर कही हैं एग्जैक्टली। इन्होंने ये बोला है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनको हमें रिजॉल्व करना चाहिए। जो डिस्प्यूट्स हैं, बेसिकली जो लड़ाइयाँ हो रही हैं इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर, उसको रिजॉल्व करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। अब वो ठीक कैसे कर सकते हैं, तो वो बातचीत करके हो सकता है, या फिर पीसफुल तरीके से शांतिपूर्वक हम लोग चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मिलिट्री का इस्तेमाल करोगे तो वो एक बहुत पुराना तरीका है, ऐसा इन्होंने बोला। आउटडेटेड मतलब बहुत पुराना तरीका है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें एक आराम से बैठो, बातचीत करो, शांतिपूर्वक इस मामले को रिजॉल्व कर लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जी का कहना है। इन्होंने फ्राइडे में ये स्टेटमेंट दिया, यानी कि कल के दिन ये स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी जो विज़िट है वो स्टार्ट कर दिया लद्दाख की तरफ ये विज़िट करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि पहले भी लद्दाख ये विज़िट कर चुके हैं और अब यहाँ पे फिर से ये विज़िट कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के बारे में चर्चा की जा रही है। अब इंडिया चाइना के बीच का डिस्प्यूट क्या है, ये तो हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ रखा है, बहुत डिटेल से मैंने आपको सारी लोकेशंस दिखा रखी हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान वैली का इंसिडेंस हमने काफ़ी बार डिस्कस कर रखा है और ये लगातार चर्चा में भी रहेगा। क्यों चर्चा में रहेगा, क्योंकि 17 जुलाई को ये फिर से चर्चा में आएगा। 17 जुलाई को क्या होने वाला है, इंडिया और चाइना के बीच में कमांडर लेवल की बातचीत होने वाली है। तो 17 जुलाई को आर्टिकल फिर से आएगा, लोकेशन फिर से कवर करेंगे। लेकिन अभी यूनिक चीज़ क्या है, दलाई लामा, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और मैं आपको बता दूं जीएस पेपर 1 के अंदर सिलेबस के अंदर आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का टॉपिक आता है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को लेकर हर साल क्वेश्चंस आते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन यहाँ पर फिर से बन जाए। चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दलाई लामा जी के बारे में। तो यहाँ पर दलाई लामा ये बिलोंग करते हैं गेलुक्पा ट्रेडिशन ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म को। जो तिब्बतन बुद्धिज़्म है उनके अंदर एक ट्रेडिशन है गेलुक्पा ट्रेडिशन, तो यहाँ पे इसी वाले ट्रेडिशन ये बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद में और क्या मेंशन किया है, देखो अभी के टाइम पे जो दलाई लामा है ये 14वें दलाई लामा है। तो आप कहोगे इनसे पहले 13 दलाई लामा और थे, बिल्कुल थे। तो ये दलाई लामा मतलब होता क्या है, देखो दलाई लामा जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, पीएम मोदी यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक पोस्ट है, तो वो पीएम है। वैसे यहाँ पे दलाई लामा देखने को मिलेंगे। दलाई लामा भी एक बेसिकली पोस्ट कह सकते हो, जैसे यहाँ पर पीएम मोदी, यहाँ पे जो पीएम वर्ड है वो बेसिकली एक पोस्ट है, वैसे ही आपको दलाई लामा देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनका जो नाम है बेसिकली जो दलाई लामा है करेंट टाइम पर जो 14वें दलाई लामा है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, लेकिन दलाई लामा के नाम से जानने जाते हैं क्योंकि दलाई लामा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखने को मिलती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये 14वें दलाई लामा हैं, ये भी क्लियर हो गया।
अब होता क्या है यहाँ पे, ये जो दलाई लामा है ये इंडिया आते हैं, कब आते हैं? आप कह सकते हो कि चाइना और तिब्बत दोनों के बीच में लड़ाई चलती है। आपने देखा होगा कि जो तिब्बत वाला रीजन है करेंट टाइम पर उसको चाइना ने कब्ज़ा रखा है, और चाइना ने उस रीजन को कब्जाया कब? 1959 के आसपास। हुआ क्या था, लगातार डिस्प्यूट चल रहे थे चाइना तिब्बत के बीच में, और उसी बीच में यहाँ पर जो ये वॉर हुआ उसी के बेसिस पर यहाँ पर चाइना ने क्या किया, तिब्बत को कंट्रोल किया। तो जो तिब्बत है वो ऑफिशियली चाइनीज़ कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन मार्च 1959 में क्या होता है, जो तिब्बतन्स होते हैं वो यहाँ पे मतलब उससे पहले ही आ चुका होता है 1959 से पहले, लेकिन फिर बाद में तिब्बतन सोचते हैं कि हम लोग को चाइनीज़ रूल ख़त्म करना है, चाइनीज़ रूल को एंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे रिवोल्ट तो करते हैं, चाइना के अगेंस्ट में लड़ने की कोशिश तो करते हैं, बट जो चाइना की जो आर्मी है वो यहाँ पे इस पूरे रिवोल्ट को ख़त्म कर देती है, और इसमें बहुत सारे हज़ारों लोग मारे जाते हैं, हज़ारों तिब्बतन्स मारे जाते हैं। और उसी दौरान फिर जो दलाई लामा है वो तिब्बत आ जाते हैं, वो तिब्बत से इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आते हैं अपने हज़ारों फॉलोअर्स के साथ में, लगभग 1959 की ही बात है। अब जब इंडिया आते हैं तो उस समय पर भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे। वो इनको परमिशन देते हैं कि ये अपनी सरकार बना सकते हैं जाके हिमाचल प्रदेश के अंदर जो धर्मशाला है वहाँ पर, यानी अपनी तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, यानी देश से निकाल दिए गए हैं, तो मतलब वहाँ से आप कह सकते हो कि निकल कर आकर अपनी एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तब से आपको जो दलाई लामा है वो धर्मशाला के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये बात हो गई, इतना आपने यहाँ पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आता है, दलाई लामा को चूज़ करने का प्रोसेस क्या होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस वजह से आपको ये भी पता होना चाहिए। दलाई लामा को चूज़ करने का प्रोसेस होता है वो डिपेंड होता है किस चीज़ के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ री इनकारनेशन के ऊपर। री इनकारनेशन मतलब क्या है कि बेसिकली आप कह सकते हो दूसरा जन्म होना, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जैसे करेंट टाइम पर ये दलाई लामा है, अगर जो नेक्स्ट दलाई लामा होंगे, अगर कोई नेक्स्ट दलाई लामा बनेगा तो यहाँ पर ये बता देंगे कि हाँ अगला जो दलाई लामा होंगे वो कहाँ पे पैदा होंगे। ठीक है, तो ये आप बता देंगे कि हाँ भाई अगला दलाई लामा कौन बनेगा, कहाँ पे पैदा होंगे। अब जब ये बता देंगे तो क्या होगा, जो बड़े बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं और जो हाई लामाज हैं गेलुक्पा ट्रेडिशन के, वो सब इकट्ठा होकर उनको ढूंढेंगे जहाँ पे भी जन्म लिया होगा। उनको ढूंढने के बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो उनको लेकर आया जाएगा, उनकी फैमिली को लेकर आया जाएगा, और साथ ही साथ में लेकर आएंगे और वहाँ पे आप कह सकते हो उनको बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर सिखाए जाएंगे, स्पिरिचुअल लीडरशिप के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद फिर वो दलाई लामा कहलाएंगे। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस होता है, प्रिंसिपल ऑफ री इनकारनेशन के बेसिस पर वर्क करता है ये। उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ इन्होंने बताया और तुरंत जाके लिया है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, जो करंट टाइम के दलाई लामा है तेंजिन ग्यात्सो, तो इनको चूज़ करने में लगभग मतलब इनको ढूंढने में, इनके इस पूरी प्रोसेसिंग में कुछ साल लग गए थे, बताया जाता है 4 साल लग गए थे इनको फाइंड करने में। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आप लोग ध्यान में रख सकते हो। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट दलाई लामा होंगे या नहीं होंगे उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बताया ये जाता है कि जो करेंट टाइम पे दलाई लामा हैं ये, इनका कहना है कि मतलब अब की बार चांस ऐसे भी हैं कि कोई दूसरा दलाई लामा जन्म लेगा ही नहीं। तो ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अब यहाँ पर देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, इंडिया फ्रांस के रिलेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है। आपका जो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन है उसके लिए 2 टॉपिक तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो भी कंट्रीज़ चर्चा में रहती हैं उसके साथ में भारत के जो रिलेशंस है वो पढ़ लिया करो। वो सब मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो सारा डेटा मैं आपको दे भी दूंगा, आप लोग अपने पास में स्टोर करके रख लेना। अच्छा, तो ये आर्टिकल में क्या चर्चा हो रही है? आर्टिकल में चर्चा ये हो रही है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बोला कि बांग्लादेश मॉडर्नाइजेशन के पाथ पर है, लगातार आप कह सकते हो मॉडर्नाइज होता चले जा रहा है, चीज़ों को बदलता चले जा रहा है, एक एडवांस लेवल पर जा रहा है, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, एक सही पाथ पर ग्रो कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू फ्राइडे में बोली गई हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए बांग्लादेश से। जिस प्रकार से बांग्लादेश ग्रो कर रहा है उसी प्रकार से पाकिस्तान डूबता जा रहा है। ठीक है, गरीबी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, टेररिज्म तो है ही वहाँ पर, है ना, तो और इंडिया को बार बार परेशान करने की कोशिश करता रहता है। तो पाकिस्तान को सीखना चाहिए बांग्लादेश से। जिस प्रकार से बांग्लादेश ने ग्रो किया है वो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि आप देखोगे इनकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुई है। और आपको पता होगा इस साल तो वैसे भी बांग्लादेश और इंडिया दोनों यहाँ पे अपने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
उसके बाद में बांग्लादेश को आज़ाद हुए हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं, तो बांग्लादेश अपना 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन भी कर रहा है। तो इसके बेसिस पर भी लगातार बांग्लादेश इस साल चर्चा में बना रहा है। और मैं लगातार जनवरी से देख रहा हूँ, जनवरी से लगातार इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस हर महीने कवर हो रहे हैं, हर महीने में 2 से 3 बार चर्चा में आ रहे हैं। तो मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो आपको पढ़ ही लेना है, ठीक है ना। तो ये सारी बात आपको देखने को मिल जाती है, तो आपने पढ़ लिया। अच्छा, अब यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दे दिया है, तो ये स्टेटमेंट कहाँ पे हेल्प करेगा? कहीं पर हेल्प करेगा आपको? नहीं करेगा। एग्जामिनेशन में कुछ भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है। बट आपको करना क्या है, इसको स्टैटिक पार्ट से रिलेट करना है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से रिलेट करना है और जाके रिलेशंस पढ़ने हैं। कोई सी भी स्टैटिक बुक होगी आपके पास में इंटरनेशनल रिलेशन की, वहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो यही पॉइंट्स मिलेंगे जो कि मैं आप लोग को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया ऐसा देश बना जिसने बांग्लादेश को रिकग्नाइज़ किया। देखो, बांग्लादेश जो बना है वो 1971 की वॉर के बाद बना है। 1971 में एक जंग हुई थी। उससे पहले जो बांग्लादेश वाला रीजन है वो ईस्ट पाकिस्तान वाला रीजन हुआ करता था, है ना। ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना करता था, तो वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और जो वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ये 2 हिस्से हुआ करते थे पाकिस्तान के। बीच में इंडिया आ जाता था। तो करेंट टाइम पे जो वेस्ट पाकिस्तान है वो आपको पाकिस्तान के नाम से देखने को मिल जाता है। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान है ये बेसिकली बांग्लादेश बन जाता है 1971 की वॉर के बाद में। और बांग्लादेश बनता है, बांग्लादेश पूरा आज़ाद होना चाहता था पाकिस्तान से, है ना। तो इसको आज़ाद करवाने में या इसको बांग्लादेश बनाने में भारत का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। भारत के बहुत सारे जो जवान हैं वो यहाँ पर शहीद हो गए इस पूरे वॉर के अंदर में, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर दोनों देशों के डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में चर्चा करें, यानी किस प्रकार से दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मीज़ वगैरह हैं वो आपस में कोऑपरेट करती हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, दोनों देशों की आर्मी के बीच में अलग अलग एक्सरसाइजेज, अलग अलग अभ्यास होते हैं। इसको ध्यान में रखना है, ये आपको सभी जगह पर हेल्प करेगा। वो अभ्यास कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज़ देखो, दोनों कंट्रीज़ की आर्मी के बीच में होती है एक्सरसाइज संप्रीति। दोनों कंट्रीज़ की नेवी के बीच में होता है एक्सरसाइज मिलन, ठीक है ना। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें तो इंडिया बांग्लादेश 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने बॉर्डर का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर रखा है। दूसरी तरफ आप इंडिया चाइना को देखोगे तो चाइना की साइड से इस प्रकार से हरकतें देखने को मिलती हैं कि हमारे बॉर्डर रिलेशन सही नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के साथ में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था। आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर बांग्लादेश है और ऊपर इंडिया है। बांग्लादेश के कुछ आइलैंड्स यहाँ पे इंडिया की टेरिटरी में आ रहे थे, ठीक है ना, और इंडिया के कुछ आइलैंड्स यहाँ पे बांग्लादेश के आसपास थे, यानी इंडियन लोग यहाँ पे रह रहे थे और बांग्लादेशी लोग यहाँ पे रह रहे थे। तो आप कहोगे अब कैसे यहाँ पे एग्रीमेंट किया जाए, कैसे बॉर्डर रिजॉल्व होगा? तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया, मतलब ये जो आइलैंड्स हैं ये सारे बांग्लादेश को दे दिए गए और ये वाला जो आइलैंड्स है ये इंडिया को दे दिया गया। तो इस प्रकार से एग्रीमेंट कर लिया गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बेहतरीन एग्रीमेंट माना जाता है इंडिया बांग्लादेश के बीच का। फिर उसके बाद में दोनों देशों ने मिलकर रिवर्स को लेकर काफ़ी सारे कोऑपरेशन कर रखे हैं, नदियों को लेकर कोऑपरेट कर रखा है। इंडिया बांग्लादेश लगभग आपस में 54 कॉमन रिवर्स को शेयर करते हैं और इन्हीं रिवर्स के लिए एक बायलैटरल जॉइंट रिवर कमीशन बना हुआ है जो कि 1972 से वर्क कर रहा है। और यहाँ पे आप कह सकते हो इन रिवर्स से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके दोनों देशों को, इसको लेकर काम कर रहा है। फिर उसके बाद में दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो बांग्लादेश जो है इंडिया का एक सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है पूरे साउथ एशिया के अंदर। अगर हम 2018-19 का डेटा देखें, क्योंकि लेटेस्ट डेटा यही अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पर आप देखोगे तो हम लोगों ने जो व्यापार किया है वो काफ़ी ज़्यादा है। हम लोगों ने बांग्लादेश को जो एक्सपोर्ट किया वो 9.21 बिलियन यूएस डॉलर्स का था और बांग्लादेश से जो इंपोर्ट किया है वो लगभग 1.22 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। मतलब आप कह सकते हो हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, बांग्लादेश को इंपोर्ट कम करते हैं। बाकी बांग्लादेश को इसमें थोड़ा फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा क्या मिलता है कि हमने इसके साथ में एक एग्रीमेंट कर रखा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2011 से एग्रीमेंट वर्किंग में है। तो इसमें अगर बांग्लादेश हमें कोई सामान बेचता है तो उसके ऊपर हम लोग कोई भी कोटा ड्यूटी नहीं लगाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर बांग्लादेश को थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई इकोनॉमिक रिलेशन के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद में कनेक्टिविटी को लेकर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो कनेक्टिविटी के मामले में भी दोनों कंट्रीज़ का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर अभी जॉइंटली उद्घाटन किया है एक नए रेलवे लिंक का, जो कि हल्दीबारी जो इंडिया के अंदर है इसको कनेक्ट करेगा बांग्लादेश के चिल्हाटी से। उसके बाद में आपको एक एग्रीमेंट के बारे में पता होगा, लगातार चर्चा में रहता है, BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है।
जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल साथ में मिलकर यहाँ पे एक ऐसा एग्रीमेंट कर लेंगे कि चारों देशों के अंदर आराम से आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हो। फिर उसके बाद में पावर सेक्टर के बीच में लेकर कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, यानी जो बांग्लादेश है वो भारत से भी बहुत सारी एनर्जी को इंपोर्ट करता है, बहुत सारी एनर्जी हम लोग यहाँ पर बांग्लादेश को बेचते हैं, ये बताया गया। फिर बहुत सारे और भी अलग अलग फोरम्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ का जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी मजबूत है। फोरम्स मतलब अलग अलग और मंच देखने को मिलेंगे, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 10 तो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। भारत यहाँ पे इसमें से एक नॉन परमानेंट मेंबर है जो कि चाहता है कि हम भी एक परमानेंट मेंबर बने, तो इसमें बांग्लादेश का सपोर्ट मिलता है भारत को, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर आप कह सकते हो काम करना स्टार्ट किया कि हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, किस किस चीज़ को लेकर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत को एक पोजीशन मिले उसके लिए, प्लस यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से लड़ा जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जाए, प्लस जो माइग्रेंट्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्शन दी जाए। इन चीज़ों को लेकर दोनों कंट्रीज साथ में काम कर रही हैं बहुत लंबे समय पहले से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है टोटल 17 गोल्स देखने को मिलते हैं जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे माइग्रेंट्स जो है बांग्लादेश से आए हुए हैं इंडिया के अंदर, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्शन देने को लेकर भी यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ वर्क करती हैं। प्लस उसके बाद बड़े बड़े ग्रुप्स जो देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल जैसे सार्क ग्रुप है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसके बाद एक बिम्स्टेक हो गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये 2 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। दोनों के अंदर इंडिया और बांग्लादेश दोनों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में रिसेंटली अगर हम लोग डेवलपमेंट्स की बात करें, रिसेंटली क्या क्या विकास हुआ है दोनों के रिलेशंस के बीच में, तो इंडिया बांग्लादेश ने 7 एग्रीमेंट्स को यहाँ पे साइन किया है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत किया है। और आप देख पाओगे बांग्लादेश का एक पोर्ट है चित्तगोंग पोर्ट, जिसको हम लोग चित्तग्रोम के नाम से भी जानते हैं। अभी जो पोर्ट है बेसिकली चाइना के पीछे पड़ा हुआ था, बट आप देखोगे किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ कि ये जो पोर्ट का एक्सेस है ये बांग्लादेश ने भारत को दे दिया है। तो बांग्लादेश ने भारत का इसको एक्सेस दे दिया, तो भारत को इस चीज़ से काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल रहा है। इस पोर्ट से हम लोग और ज़्यादा कनेक्टिविटी बना पाएंगे बांग्लादेश से, तो ये भी एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक नदी देखने को मिलती है फेनी रिवर, तो इस फेनी रिवर को लेकर यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया। बाकी आप देखोगे काफ़ी सारी चीज़ों में और भी कोऑपरेशन किया गया है दोनों कंट्रीज़ के थ्रू। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, ये तो हमने देख लिया। अब बताओ दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हैं? बिल्कुल डिस्प्यूट्स हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, वो इश्यूज़ क्या क्या हैं? सबसे पहला इशू आता है एनआरसी को लेकर। असम के अंदर नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीज़न एनआरसी को लागू किया गया। अब एनआरसी के बेसिस पर क्या किया जाएगा, जो जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स हैं उनको रहने दिया जाएगा, बाकी यहाँ पर जो इलीगल बांग्लादेशीज़ हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। तो इसकी वजह से बांग्लादेश नाराज़ हो गया था कि इंडिया ने एनआरसी लागू कर दिया है, तो ये पहला इशू हुआ। दूसरा इशू क्या होता है? दूसरा इशू आप देख पाओगे जो चाइना का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो बांग्लादेश इसका एक एक्टिव पार्टनर है और इंडिया हमेशा से ही बीआरआई के अगेंस्ट में रहा है, तो ये आपको दूसरा डिस्प्यूट देखने को मिल जाएगा। तीसरे डिस्प्यूट को जब हम लोग देखते हैं तो वो क्या है, बांग्लादेश एक ऐसा देश बन चुका है जो कि चाइना से बहुत सारे हथियारों को परचेज़ कर रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी पनडुब्बियाँ जो हैं वो यहाँ पे बांग्लादेश ने चाइना से परचेज़ करी हैं, तो ये आपको तीसरा डिस्प्यूट देखने को मिल जाएगा। तो ये एमर्जिंग डिस्प्यूट्स हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। तो कंप्लीट रिलेशन इंडिया बांग्लादेश का आपको कवर करवा दिए गए हैं। जो आप लोग किसी भी स्टैटिक बुक के अंदर पढ़ोगे वहाँ पे थोड़ा टाइम कंजम्पशन होगा, वो टाइम आपका बच गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो चीज़ों को। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाती हैं। पीडीएफ जब आप लोग डाउनलोड करोगे ना, तो उसके साथ साथ एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। तो इस ऐप को डाउनलोड करना और इसी वाले ऐप में इस पीडीएफ को ओपन करना। जैसे आप ओपन करोगे आपको ये छोटे छोटे सिंबल्स देखने को मिलेंगे, ये आप ओपन कर पाओगे। जैसे ही ओपन करोगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, आपको पता होगा रफाल डील के बारे में। एक टाइम पर रफाल डील बहुत चर्चा में थी, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में थी। कहीं ना कहीं आपने रफाल के बारे में सुना ज़रूर होगा। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में यहाँ पर ये डील करी गई थी। तो हमने यहाँ पर 36 रफाल खरीदने को लेकर एक डील की थी कि हम फ्रांस से 36 रफाल लेंगे। तो फ्रांस के एनवॉय ने यहाँ पर बोला है कि जो 36 रफाल जेट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर डिलीवर कर दिए गए इंडिया को। इंडिया यहाँ पे 36 रफाल फाइटर जेट्स को रिसीव कर चुका है। ये फाइटर जेट्स हैं, ठीक है। ऐसी बात यहाँ पे फ्रेंच एनवॉय के थ्रू बोली गई है।
लेकिन यहाँ पे मेंशन ये किया जाता है कि जो 36 जेट है इसमें से 35 जेट तो अराइव हो चुके हैं, इंडिया के अंदर आ चुके हैं, और एक जेट अभी भी फ्रांस के अंदर है, ऐसा हमारे ऑफिशियल सोर्सेज बताते हैं। तो वो जेट आ जाएगा तो टोटल आप कह सकते हो जो हमने 36 रफाल जेट्स का डील किया था वो 36 के 36 भारत के अंदर आ जाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा। फिर यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि जो लास्ट बैच है रफाल का, क्योंकि देखो 36 एक साथ नहीं आए, बैच में कर आए, 3-3 4-4 करके यहाँ पर अलग अलग बैचेस में रफाल जेट्स भारत ने रिसीव करे हैं। तो जो लास्ट बैच है यहाँ पर 3 रफाल जेट्स का वो आया था इंडिया में फरवरी के मंथ में, तो इस साल फरवरी में भी काफ़ी चर्चा में था। तो रफाल सारे आ चुके हैं, ऐसी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान में रख सकते हो। बाकी आपको थोड़ा सा रफाल के बारे में पता होना चाहिए, और बाकी इंडिया फ्रांस के रिलेशंस को हम लोग कवर कर लेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो रफाल डील कब हुई थी, यहाँ पे आप कह सकते हो भारत ने फ्रांस के साथ में साल 2016 में रफाल डील करी थी। लगभग 59,000 करोड़ रुपीस की ये डील करी गई थी, जहाँ पे हमने फ्रांस से लगभग 36 रफाल जेट्स को परचेज़ किया था। क्लियर हो गया। अब रफाल जेट की जब हम लोग बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो आप देखोगे इसमें बहुत सारे हथियार लगे हुए हैं, अलग अलग रेंज के वेपन्स यहाँ पे लगा रखे हैं। तो दुश्मन के लिए अपने आप में बहुत ही खतरनाक ये रफाल देखने को मिलेगा। वेपन्स में हम लोगों ने बहुत सारे मिसाइल्स लगा रखी हैं, मीटियोर मिसाइल्स, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, मीका वेपन सिस्टम, ये सारे वेपन सिस्टम मिसाइल्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखी हैं। फिर इन मिसाइल्स के बारे में डिटेल से बताया गया है, वो पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा हम लोगों ने फ्रांस से परचेज़ किया है। अब थोड़ा सा हम लोग इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस को भी कवर कर लेते हैं। ये भी आपका स्टैटिक एक पोर्शन, आपका बुक का एक चैप्टर कवर हो जाएगा। तो फ्रांस यहाँ पे एक पहला देश बना जिसने भारत के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया कोल्ड वॉर के बाद में। जो शीत युद्ध चला था तो उसके बाद में आप कह सकते हो फ्रांस पहला देश बना जिसने भारत के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया। इस वजह से फ्रांस काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्लस फ्रांस यहाँ पे कुछ ही कंट्रीज़ में है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताता हूँ। भारत ने एक न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था 1998 में। अच्छा, वो टेस्ट कौन सा था, किस नाम से जाना जाता है, वो नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो हुआ क्या, जैसे यहाँ पे हमने वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, उस टेस्ट के बाद में बहुत बवाल बच जाता है दुनिया भर में। दुनिया भर की कंट्रीज़ जो हैं भारत के अगेंस्ट में चली जाती हैं और बोलती हैं यहाँ पर इंडिया ने गलत किया, इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगने चाहिए। तो उस समय पर भारत को बहुत कम कंट्री सपोर्ट कर रही होती हैं, तो उसमें फ्रांस भी होता है जो कि भारत को सपोर्ट कर रहा होता है। इस वजह से फ्रांस काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्लस करंट टाइम पर फ्रांस यहाँ पे भारत के लिए एक रिलायबल पार्टनर है, क्योंकि कश्मीर वाले मुद्दे में भी फ्रांस जो है भारत को सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो बड़े बड़े डील्स आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट हथियार हम लोगों ने परचेज़ किए, बहुत सारी जो सबमरीन्स, स्कॉर्पियन सबमरीन्स वगैरह वो सब आप देखोगे फ्रांस की मदद से हम लोगों ने बनाई हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया फ्रांस के बीच में आपको 3 प्रकार की डिफेंस एक्सरसाइजेज, 3 प्रकार के डिफेंस अभ्यास देखने को मिलते हैं। वो एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला आपको देखने को मिलता है वो है एक्सरसाइज शक्ति, ये दोनों कंट्रीज़ की आर्मी के बीच में होती है। फिर दूसरी है एक्सरसाइज वरुण, ये आपको दोनों कंट्रीज़ की नेवी के बीच में देखने को मिलेगी। फिर है एक्सरसाइज गरुड़, ये दोनों कंट्रीज़ की एयरफोर्स के बीच में देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया, इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी रफाल जेट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। रफाल हम लोगों ने यहाँ पे फ्रांस से परचेज़ करे हैं। फिर फ्रांस से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं उसको लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कि अब यहाँ पर सबमरीन्स हम लोग धीरे धीरे ले ही रहे हैं। उसके बाद में दोनों कंट्रीज़ का टारगेट अगर हम लोग देखें तो कुछ एजेंडा कॉमन है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से लड़ना, पोल्यूशन से लड़ना, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, टेररिज्म को टैकल करना, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर काम करना। तो इन सेक्टर्स में यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ का एक कॉमन सा एजेंडा देखने को मिलता है, दोनों का यहाँ पर एक कॉमन सा गोल देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी बनाया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि अपना आप में एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर वर्क करती है, और आज के टाइम पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिल जाता है गुरुग्राम के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से एक और बनता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर टोटल आज के टाइम पर कितनी कंट्रीज़ हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रा इसका आंसर भी दे दो, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट होता चले जा रहा है। जो भी आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर के अंदर वो कैसे पढ़ने हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ यहाँ पर एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल कर आता है। क्या चीज़ें बताई जा रही हैं इसको डिस्कस करेंगे। देखो, जो गांधी म्यूज़ियम है इन्होंने एक मैगज़ीन निकाली है सावरकर साहब के ऊपर।
तो इसको लेकर क्या हुआ, इस मैगज़ीन को लेकर एक क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे लोग जो हैं, कांग्रेस लीडर जो हैं यहाँ पर इस मैगज़ीन की काफ़ी आलोचना भी कर रहे हैं। हुआ क्या, इशू क्या है समझते हैं। तो जो नेशनल मेमोरियल एंड म्यूज़ियम देखने को मिलता है जो कि महात्मा गांधी जी को डेडिकेट किया गया है, तो इनकी एक मंथली मैगज़ीन आती है और मंथली मैगज़ीन का एक स्पेशल एडिशन आया और उस मंथली मैगज़ीन को डेडिकेट कर दिया गया है हिंदुत्व लीडर विनायक दामोदर सावरकर साहब को। तो मतलब अब की बार की जो मंथली मैगज़ीन निकाली गई है इस म्यूज़ियम के थ्रू, वो यहाँ पर वीर सावरकर साहब को यहाँ पर डेडिकेट करी गई है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे वीर सावरकर साहब को डेडिकेट किया तो उसके बाद जो बहुत सारे गांधीयंस हैं और बहुत सारे ओपोजिशन पार्टी के लोग हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने आलोचना करी कि आपने गलत स्टेप उठाया, आपने सावरकर साहब के ऊपर यहाँ पे इस मैगज़ीन को डेडिकेट कर दिया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हुआ क्या, जब ये मैगज़ीन को लेकर आए तो इस मैगज़ीन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करी गई जो कि सावरकर साहब की जो बुक है हिंदुत्व बुक के बारे में आपने सुना होगा पक्का। तो वो बुक यहाँ पे सावरकर साहब के थ्रू लिखी गई है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, इस बुक के कुछ पोर्शंस, कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी यहाँ पे कवर करे गए हैं इसके अंदर, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो लोग जो है वो काफ़ी नाराज़ हुए। लोगों का कहना है यहाँ पर वीर सावरकर साहब वाकई में ग्रेट मैन थे, लेकिन यहाँ पर गांधी जी भी एक ग्रेट मैन थे। ठीक, पटेल साहब भी बहुत ज़्यादा ग्रेट थे और जो गांधी जी के मतलब जो गांधीयंस है बिल्कुल सपोर्टर हैं, प्लस जो यहाँ पे आप कह सकते हो कांग्रेस लीडर हैं यानी कि अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं, उनका कहना यह है कि केंद्र सरकार ने गलत किया है। ये जो मैगज़ीन लेकर आई है हमेशा गांधी जी को डेडिकेट की जा रही है, अब की बार यहाँ पर सावरकर साहब को डेडिकेट करी गई है, यानी कि इनका जो एजेंडा है वो आरएसएस का एजेंडा है, ऐसा यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया, जैसे कि आप लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ पर इस पैरा के अंदर मेंशन की गई। तो एक कंट्रोवर्सी सी चली इस मैगज़ीन को लेकर, बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, कुछ चीज़ें ऐसी पूछी नहीं जाने वाली हैं। गांधी जी के बारे में किसको नहीं पता है, सभी को पता है, चर्चा में रहते ही रहते हैं, हमेशा यहाँ पे न्यूज़ में कवर किए जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, सावरकर साहब कभी कभी न्यूज़ में आते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे जीएस पेपर 1 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के अंदर एक टॉपिक आपका आता है, यूपीएससी ने सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखा है। तो सावरकर कौन है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये डेटा, आप लोग ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये रिसेंटली फरवरी के मंथ में भी चर्चा में थे और पिछले साल भी चर्चा में थे। तो हु वॉज वीर सावरकर, इनको देखते हैं। इनका जन्म होता है 28 में 1883 के अंदर भागुर विलेज, जो कि नासिक के पास में। क्या ये बात ध्यान में रखनी है? नहीं। अब यहाँ पे इनसे ही संबंधित काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इन्होंने क्या क्या काम किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी को फाउंड किया जिसका नाम है अभिनव भारत सोसाइटी। ये आपसे पूछा जा सकता है अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर, मतलब स्टेटमेंट में आपको चीज़ मिल सकती है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये प्रेसिडेंट बने हिंदू महासभा के 1937 से लेकर 1943 के बीच में। फिर सावरकर साहब ने यहाँ पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। ये बुक लिखी गई इनके थ्रू, जहाँ पे इन्होंने लिखा है गोरिल्ला वॉरफेयर ट्रिक के बारे में, जो कि इस्तेमाल की गई थी 1857 के सेपॉय म्यूटिनी वाले वॉर के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, इस बुक के अलावा यहाँ पर इन्होंने एक और बुक लिखी है, वो है हिंदुत्व हु इज़ हिंदू। ठीक है, ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, ये भी चर्चा में रहती है। ये क्लियर हो गया। बाकी सावरकर साहब इनका मतलब आप कह सकते हो ट्रायल और सेंटेंस, ये क्या मतलब पॉइंट देखने को मिलेगा, इनको सज़ा वगैरह कैसे दी गई थी। इनको अरेस्ट किया गया था, जेल में डाला गया था 1909 में। कुछ चार्जेस लगाए गए थे। चार्जेस ये लगाए गए कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो आए थे, उस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अगेंस्ट में ये विद्रोह कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे। ठीक है, उसकी प्लानिंग कर रहे थे, तो इसकी वजह से यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया गया था। 1909 में अरेस्ट किया गया और आप कह सकते हो फिर उसके बाद में इनको आगे भेज भी दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे इनको कहाँ पे भेज दिया जाता है, 50 साल की सज़ा सुनाई जाती है और वो जो सज़ा है वो बेसिकली काला पानी की सज़ा होती है। अब काला पानी की सज़ा में क्या होता है आपको पता होगा, सेलुलर जेल जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है, वहाँ पे कैदी को भेज दिया जाता है। तो इनको भी यहाँ पे 1911 में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है सेलुलर जेल के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। फिर बाद में इनकी डेथ हो जाती है कब, 26 फरवरी को 1966 में डेथ हो जाती है। वो भी यहाँ पर फास्टिंग की वजह से, भूख हड़ताल की वजह से यहाँ पर डेथ होती है, ऐसा भी यहाँ पर आप लोग कह सकते हो। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को समझ चुके हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। आगे आते हैं अगले पॉइंट पर। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है यहाँ पर, ये वाला।
इसमें काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे न्यूज़पेपर में रोज़ाना कितनी सारी चीज़ें निकलती हैं, बस खाली आपको पढ़ना होता है, आर्टिकल को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से रिलेट करना होता है। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आप लोग चीज़ों सीख रहे होंगे कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से कैसे रिलेट किया जाता है, स्टैटिक पार्ट से कैसे रिलेट किया जाता है। अब अगले आर्टिकल को भी आप लोग जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या मेंशन किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो वैक्सीनेशन है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। तो बेसिकली अनवैक्सीनेटेड जो चिल्ड्रन इंडिया के अंदर वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये आपको पता होगा, बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत सारी वैक्सीन्स लगती हैं। कौन कौन सी वैक्सीन्स लगती हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट वो चीज़ें ना काफ़ी कम हो चुकी हैं। और जो अनवैक्सीनेटेड बच्चे हैं वो आप कह सकते हो कोविड-19 के टाइम पे डबल हो चुके हैं। जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई यानी अनवैक्सीनेटेड बच्चे डबल हो चुके हैं। ऐसा खुद WHO ने यहाँ पे मेंशन किया है। जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इंडिया के अंदर जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं, जिनको DPT की डोज नहीं लगी यानी कि डिप्थीरिया टीटनेस पर्टिसिस की यहाँ पे डोज नहीं लगी है, वो बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं। जो कि यहाँ पे आप कह सकते हो कंसर्न वाली बात है, क्योंकि उनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है, जो कि उनको वैक्सीनेशन लगना चाहिए था। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम लोग देखें 2019 से 2021 के बीच में तो अनवैक्सीनेटेड बच्चे बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो चुके हैं, जिनको वैक्सीन अभी तक नहीं लगा है। फिर उसके बाद में लगातार बहुत सारे डेटा गया, 2020 में कितने थे, 2021 में कितने थे। अभी ये वाला डेटा देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया नियरली 25 मिलियन चिल्ड्रन हर साल भारत के अंदर पैदा होते हैं। पैंडेमिक तक क्या हो रहा था, अच्छा खासा इम्यूनाइजेशन दिया जा रहा था, यानी उनको वैक्सीन लगवा दी जाती थी। लेकिन साल 2020 के बाद जब आप लोग देखोगे तो ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस काफ़ी स्लो डाउन हो गया, बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाई नहीं गई। और आज के टाइम पर जहाँ पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं साल 2022 के अंदर, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि आप कह सकते हो दुगने बच्चे हो चुके हैं जिनको वैक्सीनेशन अभी नहीं लगा है। ठीक है ना, जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो जल्द से जल्द यहाँ पर उनको वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है। और ये बच्चों की हेल्थ के लिए रेड अलर्ट है, ये दिक्कत है। तो इस वजह से यहाँ पर वैक्सीनेशन को पूरा करवाना होगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया जाता है। अब ये तो आपने आर्टिकल पढ़ लिया। अच्छा, ये वैक्सीनेशन होता कौन सा है इसको मैं आपको समझाता हूँ, यानी जहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है वो पॉइंट थोड़ा सा कवर करते हैं। तो फुल इम्यूनाइजेशन, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर इस वैक्सीन को लगाया जाता है। तो फुल इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि मान लो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको यहाँ पे 8 वैक्सीन के डोजेस दिए जाते हैं। कितने? 8 वैक्सीन के डोजेस दिए जाते हैं उसकी पहले साल के अंदर। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले साल के अंदर ये वैक्सीन के डोजेस दिए जाते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं? तो एक होती है BCG वैक्सीन। तो BCG वैक्सीन को यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ी देर बाद ही लगाया जाता है, जो कि बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस के अटैक से बचाता है। फिर दूसरी वैक्सीन होती है मीज़ल्स वैक्सीन, जो कि मीज़ल एक वायरल डिजीज़ है, उस वायरल डिजीज़ से बचाता है। फिर उसके बाद में तीसरी वैक्सीन होती है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी बच्चों को पोलियो से बचाता है। फिर उसके बाद आती है एक DPT भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो DPT वैक्सीन है बेसिकली डिप्थेरिया वाली है, ठीक है ना, डिप्थेरिया, पर्टिसिस और टीटनेस की यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी बेसिकली इंजेक्ट किए जाते हैं 3 डोजेज़ के अंदर। तो ये 8 डोजेज़ लगती हैं अलग अलग प्रकार की आपको, मतलब कहीं पर 2 लग रही हैं, किसी वैक्सीन की किसी की 3 लग रही हैं। जैसे DPT आप देख पाओगे, इसकी 3 डोजेज़ लगाई जाती हैं। इसको इंजेक्ट किया जाता है 3 डोजेज़ के अंदर में, जो कि बच्चे को प्रोटेक्शन देता है। किससे? डिप्थेरिया से बचाता है, ठीक है, कफ से बचाता है, टीटनेस से बचाता है, हेपेटाइटिस B से भी बचाता है, निमोनिया से बचाता है। तो इन सारी बीमारियों से बचाता है ये सारी वैक्सीन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इम्यूनाइजेशन एक सिंपल तरीका है, इफ़ेक्टिव तरीका है बच्चे को प्रोटेक्शन देने का अलग अलग बीमारियों से। ये बच्चे को प्रोटेक्शन देता है, साथ साथ में उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बीमारी फैलने से रोकता है। इसी वजह से सरकार को काफ़ी सारे स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को प्रॉपरली किया जाए। और अभी यहाँ पे आप देख पाओगे कि लगभग के जो नंबर है डबल हो चुका है। 2 मिलियन के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगा है। उनको वैक्सीनेशन देने की बहुत ज़्यादा अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देन आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल के अंदर क्या मेंशन किया जा रहा है कि देखो, जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो और बढ़ सकते हैं। अभी करंट टाइम पर SCO के कितने मेंबर्स हैं सब कुछ आपको बताऊंगा डिटेल से। तो इंडिया भी SCO का मेंबर है, ठीक है। ईरान को पिछले साल यहाँ पे ज्वाइन किया गया। तो ईरान के साथ साथ अब यहाँ पे एक और देश देखने को मिल रहा है, बेलारूस। तो बेलारूस भी एक नया मेंबर हो सकता है SCO का, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ये खुद यहाँ पर मतलब डिस्कशन किया गया था जब SCO की समिट हुई थी पिछले साल सितंबर में तब।
उज़्बेकिस्तान में पिछले साल सितंबर में यहाँ पर समिट वगैरह हुई थी, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो ईरान बेलारूस यहाँ पे नए मेंबर्स हो सकते हैं, नए एडिशंस हो सकते हैं, बेलारूस खासकर नया एडिशन हो सकता है, ऐसा खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर आया है कल के दिन। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एससीओ के बारे में बताया, एससीओ के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं, एससीओ कब बना, इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ को कब ज्वाइन किया, वो सारी बातें आप लोग देख पा रहे होंगे, एग्जैक्टली टू द पॉइंट लिखी हैं। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बनाया गया था साल 2001 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपको चाइना के शहर बीजिंग में देखने को मिलेगा। बाकी जोग्राफिक एक्सटेंट की बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं वो सेंट्रल एशिया से हैं, साउथ एशिया से हैं और एशिया पैसिफिक रीजन से भी देखने को मिलते हैं। बाकी आप कह सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हो चाइना है, रशिया है, इंडिया है। ये तो 3 अपने आप में दिग्गज देश आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर हैं। बाकी यहाँ पे ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो मेंबर्स हैं इस पूरे ग्रुप के अंदर में उनकी सरकारें मिलकर काम करती हैं। अब कौन कौन से मेंबर्स आपको एससीओ के अंदर देखने को मिलते हैं, तो एससीओ के अंदर टोटल अभी आपको 9 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ठीक है, इसमें ईरान भी यहाँ पर इसका एक मेंबर बन चुका है। बेलारूस इसका ऑब्जर्वर स्टेट था, तो बेलारूस को भी यहाँ पर एक परमानेंट मेंबर बनाने के बारे में फोकस किया जा रहा है। ठीक है, जो कि आपने आर्टिकल में पढ़ा। अब इंडिया भी मेंबर है एससीओ का। इंडिया कब बना था, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों 2017 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन चुके थे। 2017 में 7 में यहाँ पर ये मेंबर बन जाते हैं। बाकी आप कह सकते हो एससीओ का इंपॉर्टेंस क्या है, नेटो को टैकल करना, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको काउंटर बैलेंस करने का काम करता है। इस प्रकार से यहाँ पर एशिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा सा ग्रुप क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ में इनका फोकस है किस किस चीज़ को लेकर कोऑपरेट करना, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल रिलेशंस को लेकर कोऑपरेशन करना, तो ये इनका मेजर फोकस रहता है। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर एससीओ के बारे में अच्छे से समझ लिया है। कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद में आते हैं अगले पेज पर। देखो बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ मतलब आर्टिकल सही नहीं दिए गए जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे बताया गया डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट वाइफ हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये कुछ आर्टिकल जो कि आपको कहीं पे भी हेल्प नहीं करेंगे, कहीं पर नहीं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, वही चीज़ें मेंशन की जा रही है। देखो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो इंडिया का करेंसी है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है। कल हम लोगों ने देखा था ट्विटर पर एक चीज़ ट्रेंड हो रही थी, वो क्या हो रहा था, वो यहाँ पे ये था कि इंडिया की जो करेंसी है वो काफ़ी कमज़ोर हो रही है डॉलर के कंपैरिजन में। डॉलर के कंपैरिजन में वो 80 रुपये पहुँच चुकी है। बीच में थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन अभी यहाँ पे फिर से 80 पहुँची, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो मतलब इंडियन करेंसी लगातार डाउन होती चली जा रही है डॉलर के कंपैरिजन में, ये सारी बातें हमें बताई जा रही है। तो वो आर्टिकल हम लोग रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो उसको और डिस्कस करना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर कवर कर रहे हैं और आने वाले टाइम पर और भी कवर होता रहेगा। बाकी एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला। यहाँ पे क्या चर्चा की जा रही है, देखो इंडिया की साइड से एक स्टेटमेंट दिया गया। आपको पता होगा रिसेंटली जो है G20 की मीटिंग होती है। G20 जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ हैं उनकी मीटिंग होती है कहाँ पर, इंडोनेशिया के अंदर जो बाली है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग भी होती है, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था पहले। तो होता क्या है उस समिट के अंदर, उस मीटिंग के अंदर ही यहाँ पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी यहाँ पर ये बोलती हैं कि देखो दुनिया भर के अंदर खाने को लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फूड क्राइसिस यहाँ पे दुनिया भर की कंट्रीज़ फेस कर रही हैं। तो भारत के पास में एक कैपेबिलिटी है, इतनी ताकत है कि कुछ देश जो कि फूड क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं उन देश को खाने के लिए कुछ अनाज दे दिया जाए। तो WTO से पूछा गया क्या हम अनाज दे सकते हैं, लेकिन WTO के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे बोला जाता है कि जो भी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे अपनी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग से फूड को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। और इंडिया यही बोल रहा है कि जो हमने पब्लिक स्टॉक होल्डिंग रखी है, हमारे पास जो जमा रखा हुआ है अनाज, उसमें से हम लोग यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ को देखकर मदद कर सकते हैं उनकी, जो जहाँ पर खाने का अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे WTO के नॉर्म्स के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते, WTO के रूल्स के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे WTO ने अपना एक हेजिटेशन दिखाया है इसके ऊपर, तो ऐसा यहाँ पे बोला गया।
फिर उसके बाद यहाँ पर क्या मेंशन किया जाता है, इन्होंने बोला कि देखो रशिया यूक्रेन के वॉर की बात से, रशिया यूक्रेन के वॉर की बात से बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कि फूड शॉर्टेज को फेस कर रही हैं, जहाँ पे खाने की काफ़ी बड़ी कमी है। तो हम बस उनकी मदद करना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये बोला था। बाकी WTO जैसा मेंशन करेगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी WTO क्या है ये आप लोग जान लेना, ये तो मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे जो बनेगा वो इसी पर्सपेक्टिव से बनेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कशन कर रखा है। WTO दुनिया भर के व्यापार को रेगुलेट करने का काम करता है। WTO से पहले कौन सी बॉडी हुआ करती थी, तो WTO से पहले एक और बॉडी हुआ करती थी जो कि दुनिया भर के व्यापार को रेगुलेट करती थी, वो थी GATT, दैट इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसको क्रिएट किया गया था 1947 में, ठीक है ना। मतलब ये जो GATT है उसको 1947 में बनाया गया। अब इस बॉडी को हटा के बाद में WTO बनता है। WTO ऑपरेशनलाइज किया गया था 1995 में, 1995 से वर्क कर रहा है WTO। अच्छा, पहली वाली बॉडी को क्यों हटाया गया है, तो GATT दुनिया भर में जो व्यापार हो रहा था सिर्फ और सिर्फ गुड्स को ही कवर करता था। बट WTO आप देखोगे WTO के अंदर गुड्स सर्विसेज सारी चीज़ों को कवर किया गया है। उसके बाद WTO को हम लोगों ने अलग प्रकार से डिज़ाइन किया था। WTO का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में जो जेनेवा है वहाँ पे देखने को मिलेगा। मेंबर्स कितने हैं, तो 164 मेंबर्स आपको WTO के देखने को मिल जाते हैं। इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया भी यहाँ पर WTO का एक मेंबर देखने को मिलता है, ठीक है। तो WTO को लेकर ये इन्फॉर्मेशन हो गई। बाकी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मेंस में साल 2016 में WTO को लेकर क्वेश्चन पूछा था UPSC ने। बाकी 2018 में एक क्वेश्चन आया था GI टैग को लेकर। तो इंडिया ने यहाँ पर द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 को आप कह सकते हो इंडिया ने इस एक्ट को लेकर आया था। इस एक्ट को हम लोग लेकर आए थे ताकि हम लोग किसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर सकें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपको WTO देखने को मिलेगा। WTO के ही यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं व्यापार को लेकर, और WTO के ही यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर। तो इस वजह से यहाँ पर एक क्वेश्चन ये देखने को मिला था 2018 के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारा डेटा हो गया। तो ये तो यहाँ पर हमने कंप्लीट न्यूज़पेपर को देखा, 1 घंटे के अंदर अंदर ये छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं ये कवर हो पाए। आप देख सकते हो कि आजकल तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं जिसको कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुका है, और हम लोग कवर कर भी रहे हैं। बाकी आज के एडिटोरियल डिस्कशन पर आते हैं, देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो एडिटोरियल्स हमारे लिए आज एक भी काम का नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ट्रेड डेफिसिट को लेकर बात करता है। कल मैंने वीडियो के लास्ट वाला जो आर्टिकल है इकोनॉमी सेक्शन वहाँ पे कवर किया था। रशिया यूक्रेन वॉर को हम लोग कवर कर ही चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चर्चा हो रही है लगातार, ये बेकार आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे मंकी पॉक्स को लेकर चर्चा की गई है। मंकी पॉक्स के बारे में कल ही मैंने आप लोग को डिटेल से बताया था। तो आज एडिटोरियल यार पढ़ने लायक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ। अब मैंने पढ़ा तो बिल्कुल भी यहाँ पे काम की चीज़ नहीं मिली है, लेकिन कोई बात नहीं, एडिटोरियल में कोई काम की चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं। हम लोग आज का जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो मेंस का क्वेश्चन क्या है, आज का मेंस का क्वेश्चन बोलता है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट क्वेश्चन ये साल 2015 के मेंस में पूछा गया था। तो आप लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन क्या है, अच्छा आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, एडिटोरियल डिस्कशन द हिंदू का नहीं होगा। 2 एडिटोरियल हम लोगों ने ले रखे हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस का है, एक इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है हमारे पास, एक अच्छा आर्टिकल है, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इंडियन एक्सप्रेस वाले आर्टिकल को कवर कर लेंगे, तो डोंट वरी। फिलहाल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डेली के मेंस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी सारी लिमिटेशंस देखने को मिल रही हैं। वो एक अच्छी तरीके से हेल्थ कवरेज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस, रुकावटें आ जाती हैं। तो आप यहाँ पे क्या सोचते हो कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो मदद कर सकता है इसके अंदर? अगर पब्लिक हेल्थ सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा है तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या मदद कर सकता है, इस गैप को फिल कर सकता है? प्लस या क्या दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? क्या आपका सजेशन इस चीज़ को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, ठीक है ना। पब्लिक हेल्थ सेक्टर, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के बारे में पूछा गया है। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में कह रहा हूँ, आप अपना एक आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप आपको मिलेगा। वहाँ पे आप लोग अपने आंसर्स को सेंड कर सकते हो। डेली बेसिस पर काफ़ी सारे लोग अपने आंसर्स को सेंड कर रहे हैं। चलो अब मैं आपको दूसरे न्यूज़पेपर पर लेकर चलूँगा, इंडियन एक्सप्रेस पर लेकर चलूँगा। उससे पहले मैं आप लोग को जो आज की वोकैब्स है वो कवर करवा देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं एडिटोरियल पढ़ रहा था तो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मैंने वोकैब्स निकाल भी ली थी लेकिन यहाँ पे आर्टिकल जो है वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा,
तो कोई बात नहीं, यहाँ पर वोकेबलरी मिल चुकी है, वोकेबलरी हम लोग कवर कर लेंगे। तो आर्टिकल कोई भी अच्छा नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होना, कुछ भी इंपॉर्टेंट छूटेगा नहीं, वो आर्टिकल बेकार हैं, आप लोग उनको स्किप कर सकते हो। तो पहला वोकैब बात करता है फोमेंट। फोमेंट का मतलब क्या होता है? फोमेंट का मतलब होता है इंस्टिगेट यानी भड़काना। दूसरा लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब डेटोरेट या फिर कमज़ोर होना। तीसरा होता है क्लिफ, क्लिफ मतलब एक चट्टान या फिर स्टीप रॉक फेस, इसको हम लोग बोलते हैं। या चौथा वोकैब बोलता है एनविजन, एनविजन मतलब यहाँ पर टू कंसीडर या फिर आगे की सोचना। पांचवा आता है एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म मतलब होता है एक्टिवली एक्सप्रेस्ड ओपोजिशन या फिर विरोधी आप लोग कह सकते हो। तो ये 5 वोकैब्स थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, आप लोग डेली बेसिस पर रोज़ाना की ज़िंदगी के अंदर इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गए एडिटोरियल्स। अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक सेकेंड। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2018 का, ये क्वेश्चन है कि जो वन्नाक्राय पेटिया और एटर्नल ब्लू, ये जो टर्म है ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती हैं, ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं? इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी देखने को मिल जाता है, साइबर अटैक। ठीक है ना, तो आपको ये ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, ये सारे के सारे साइबर अटैक्स हैं। तो यार हमारे पास द हिंदू का आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का एक अच्छा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। द हिंदू के अंदर आर्टिकल कम थे, तो इंडियन एक्सप्रेस का एक अच्छा आर्टिकल है, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये बात करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस के बारे में। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस क्या है, इसको थोड़ा जानेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, अब बस खाली ध्यान से चीज़ों को आप लोग सुनते हुए चलना। स्क्रीन पर चीज़ें दिख रही हैं, वो आपको टेलीग्राम पर PDF में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो वर्ल्ड प्रॉस्पेक्टस 2022 को यहाँ पे लेकर आया गया। तो आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस, ये साल 2022 के एडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया, इसको ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पर यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जो चाइना है, चाइना इंडिया को इंडिया जो है वो चाइना को ओवरटेक कर देगा। इंडिया जो है वो 2023 तक यहाँ पे चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक कर देगा, और इंडिया जो है दुनिया का मोस्ट पॉपुलस देश बन जाएगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी होगी, ऐसा बताया गया इस रिपोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद में यही हम लोग डिस्कस करेंगे आखिरकार वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स होता क्या है। तो देखो यहाँ पे इस चीज़ की स्टार्टिंग की गई थी 1951 में, तब से यहाँ पे रिपोर्ट आती है पॉपुलेशन को लेकर सारा डेटा ये प्रोवाइड करवाती है। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या बताया, क्योंकि अभी रिसेंटली वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया गया था बेसिकली। अच्छा, कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया गया था, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। ठीक है ना, अब इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या पाया गया है वो समझते हैं। पहली चीज़, इस रिपोर्ट ने बताया कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है, बट जो गति है ना वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ तो रही है डेफिनेटली, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने की जो स्पीड है ना वो स्पीड बहुत हल्की है, स्पीड कम हो चुकी है। दुनिया भर की पॉपुलेशन को अगर हम लोग देखें तो साल 2030 तक ये जनसंख्या 8.5 बिलियन के आसपास हो जाएगी, 2050 तक 9.7 बिलियन हो जाएंगे, और लगभग 2100 तक ये 10.4 बिलियन के आसपास जनसंख्या होने वाली है। तो आप कह सकते हो कि जो जनसंख्या है वो इंक्रीज़ तो हो रही है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर जो गति होनी चाहिए थी वो गति यहाँ पर बहुत कम हो चुकी है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। फिर और क्या बताया गया, और ये बताया गया कि देखो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है 2050 तक जो इतनी सारी पॉपुलेशन हो जाएगी वो पूरे दुनिया भर में नहीं होगी। कुछ ही कंट्रीज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये जनसंख्या बढ़ने वाली हैं। वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, इजिप्ट हो गया, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया। तो ये कुछ देश देखने को मिलेंगे जहाँ पे जनसंख्या जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने वाली है। प्लस ये कुछ और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है जहाँ पर इतना विकास नहीं है। ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये बात यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई। फिर बताया गया जो पॉपुलेशन ऑफ एल्डर है वो इंक्रीज़ हो रही है, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप लोग ओवरऑल डेटा देखोगे तो बच्चे पैदा होना कम हो चुके हैं, है ना। जनसंख्या मतलब एक तरीके से ग्रोथ तो हो रही है लेकिन बहुत धीमी गति से हो रही है, बच्चे पैदा होना कम हो चुके हैं, तो जो लोग हैं वो बूढ़े हो रहे हैं। तो जो जनसंख्या है वो बेसिकली आप कह सकते हो बूढ़ी होती हुई नज़र आ रही है। जो एल्डर लोगों की पॉपुलेशन है वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है, ऐसा हमें बताया गया। तो एल्डर पॉपुलेशन अगर हम लोग देखें तो साल 2022 के अंदर 10% के आसपास है, जिनकी भी एज 65 साल है, 65 साल से ऊपर है, तो आज के टाइम पर ये 10% के आसपास हैं। 2050 तक ये बढ़कर 16% के आसपास हो जाएंगे।
तो ये यहाँ पर बताया गया। ठीक, मतलब 10% से बढ़कर 16% के आसपास 2050 तक हो जाएगी जो एल्डर लोगों की पॉपुलेशन है वो। फिर उसके बाद में डेमोग्राफिक डिविडेंड को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो चुका है। फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है, वो फर्टिलिटी रेट भी यहाँ पे काफ़ी कम हो चुका है, ऐसा भी बताया जा रहा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद एक और चीज़ बताई गई, इंटरनेशनल माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर देश से लोग निकल कर जाते हैं दूसरे देश में। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन की वजह से भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर जनसंख्या बढ़ी है, खासकर जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा हाई है, डेवलप्ड देश हैं, वहाँ पे माइग्रेशन देखने को मिला है। साल 2000 से लेकर साल 2020 में काफ़ी सारा माइग्रेशन देखने को मिला, इंटरनेशनल माइग्रेशन देखने को मिला। और इस इंटरनेशनल माइग्रेशन की वजह से क्या हुआ है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, ऐसा बोला गया है। तो डेथ से ज़्यादा इंसान के मतलब जन्म हो रहा है जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल माइग्रेशन की वजह से। और आने वाले कुछ डिकेड्स के अंदर क्या हो सकता है, जो माइग्रेशन है इसकी वजह से भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है हाई इनकम कंट्रीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट ने भारत से संबंधित कुछ डेटा बताया है। भारत से संबंधित क्या डेटा है, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 1972 के अंदर 2.3% था, जो कि अभी कम हो चुका है, 1% से भी कम हो चुका है, ऐसा बताया गया। यानी जनसंख्या जो एक टाइम पर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही थी वो काफ़ी कम हो चुकी है। रीज़न क्या है, रीज़न आप देखोगे कि इंडिया के अंदर जो फर्टिलिटी रेट था एक टाइम पर वो था 5.4 का, मतलब एक महिला लगभग 5.4 बच्चों को जन्म दे रही थी, वो अभी कम होकर 2.1 तक का पहुंच चुका है फर्टिलिटी रेट, ऐसा आप लोग कह सकते हो। तो फर्टिलिटी रेट अपने आप में काफ़ी कम हो चुका है। जो पॉपुलेशन है 15 से 24 साल वालों की वो लगातार कम हो रही है, और पॉपुलेशन कौन सी बढ़ रही है, जो 65 साल से ऊपर हैं, मतलब बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, जवान लोगों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि वो जवान बूढ़े होते चले जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हो गया। तो अब रिकमेंडेशन क्या है, देखो रिकमेंडेशन ये है कि जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो भी लोग बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो उनके लिए देश को अच्छी तरीके से पब्लिक प्रोग्राम्स वगैरह चलाना चाहिए, उनकी हेल्थ वगैरह का ध्यान रखा जाए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर यहाँ पे उनको प्रोवाइड करवाई जाए, ऐसा यहाँ पे बोला गया। कंट्रीज़ को इन्वेस्ट करना चाहिए उनके डेवलपमेंट की तरफ, हेल्थ केयर की तरफ, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ। उसके बाद बताया गया जो 25 से 64 साल के लोग हैं जो कि करेंट टाइम पे काम कर रहे हैं, इनको यहाँ पे एक स्किल की ज़रूरत है, इनको स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इनकम को जनरेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देश को मिल सके। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस रिपोर्ट ने एज अ सजेशन प्रोवाइड करवाई हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको भी काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में देखने को मिल जाती हैं। तो ये इकलौता एडिटोरियल था जो कि इम्पॉर्टेंट था, डिस्कस करने में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि आपको कहीं पे भी हेल्प कर सकती हैं, वो चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। आपको एसए में भी हेल्प कर सकती हैं, जीएस पेपर 2 में भी हेल्प कर सकती हैं, 3 में भी और 4 में भी। तो ये कुछ ऐसा डेटा है, आपको टेलीग्राम पर ये डेटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। नाउ इसी के साथ में कर देते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। डिस्कशन सारा हो चुका है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन कवर कर लिया, बाकी जो भी हम वोकैब्स वगैरह वो भी कवर हो चुकी हैं, ठीक है। और बाकी स्टार्टिंग वाले आर्टिकल में जो बिल्कुल पहले वाला आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें आपकी क्या सजेशन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।